हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोहम्मद काशिफ इमरान में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर के बारे में बात करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट सेक्टर किससे रिलेटेड होने वाला है? तो ये जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है ना, वो है आपको स्पेस सेक्टर। आपको पता होगा कि इंडिया के आने वाले टाइम में जो है बहुत बड़े बड़े स्पेस प्रोग्राम आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। इंडिया को आपको चंद्रयान से लेकर के गगनयान से लेकर के सूर्य, आपको यहाँ पर जो अलग अलग जो मिशन सभी आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा आने वाले साल में, उसके बारे में ऑब्वियसली बात करेंगे। अब सीधी सी बात है, जब इंडियन स्पेस जो इसरो है वो बड़े बड़े जब प्रोजेक्ट आपको लॉन्च करेगा, तो ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं इसरो के, जो इतना हैवी बजट एलोकेट किया जाता है, तो इसमें बहुत सारी कंपनीज जो है उसको यहाँ पर फ़ायदा होता है। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज मिल करके, अगर कोई एक सैटेलाइट अगर आपको स्पेस में जाता है तो उस सैटेलाइट को स्पेस पर पहुंचाने के पीछे बहुत सारी कंपनीज का रोल रहता है। और वो कौन कौन सी कंपनीज है जो आने वाले टाइम में जैसे जैसे इंडिया का जो स्पेस सेक्टर है वो ग्रो करेगा, उस हिसाब से वो कंपनीज कौन कौन सी हो सकती हैं जिसको यहाँ पर सबसे ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो ऐसी ही कुछ कंपनीज के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और हमारा टॉपिक क्या है, तो एक बार आप दोबारा से टॉपिक देख सकते हैं कि बेस्ट 3 स्टॉक्स इन सैटेलाइट एंड स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्टर। और जो 3 स्टॉक यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ना, 3 में से एक स्टॉक आपको लार्ज कैप मैंने कंसीडर किया है, एक स्टॉक मैंने आपको मिड कैप लिया है, और एक स्टॉक आपको यहाँ पर स्मॉल कैप की कैटेगरी में देखने को मिलेगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा, तीनों क्लास को मैंने यहाँ पर कोशिश किया अटेंड करने के लिए। बाकी जो भी 3 स्टॉक आपके साथ डिस्कस करेंगे, किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो सिर्फ आपको प्योरली नॉलेज एंड एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। और यहाँ पर हम स्पेस सेक्टर को ही या स्पेस सेक्टर को यहाँ पर हम डिस्कशन में क्यों रख रहे हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि कल हमने एक वीडियो बनाया था जहाँ पर हमने रेयर अर्थ मिनरल के बारे में हमने डिस्कशन किया था। काफ़ी सारे लोगों ने जो है उस वीडियो को काफ़ी पसंद किया था। और उस वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था कि नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आप कौन से बेसिकली किसके ऊपर में डिस्कशन आप चाहते हैं। तो स्पेस को लेकर के काफ़ी सारे लोगों ने जो है इंटरेस्ट है वो यहाँ पर दिखाया था। तो इस वजह से ये जो डिस्कशन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो अभी तक अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे वेबसाइट पर विजिट नहीं किया है तो जाकर के हमारे वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। आपको पता है कि कल से फिर मार्केट आपको जब आज आपको मंडे में जब मार्केट ओपन होगा, उसके बाद आपको पता है कि नेक्स्ट अभी ट्यूसडे मार्केट ओपन रहेगा। तो कंटिन्यू जब मार्केट आपको ओपन रहेगा ना, तो हर दिन मार्केट ओपन होने से पहले वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर में आप अपनी नज़र बना करके रख सकते हैं, उसके पीछे क्या रीजन है, क्या उनको किस आपको क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से ये स्टॉक जो है वो आज के दिन जो है वो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये सारे जो है आपको वेबसाइट में आर्टिकल के फॉर्म में जो है आपको वेबसाइट पर हमारा मिल जाएगा। तो आप मार्केट ओपन होने से आप 1 घंटे पहले जाकर के विजिट कर सकते हैं, तो आपको सारा डेटा जो है वो वहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और सीधे आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर में। टॉपिक पर आए उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि इंडिया में जो करंटली अभी पूरा का पूरा जो स्पेस सेक्टर का मार्केट है ना, वो अभी कितने का है। तो उसका जो मार्केट साइज अगर आप देखेंगे ना, तो वो $8 बिलियन का मार्केट है। और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि आने वाले 2033 तक ये जो मार्केट है वो आपको बढ़ करके $44 बिलियन का हो जाएगा। यानी कि आने वाले आपको 8 साल में ये जो मार्केट आपको बढ़ करके कितना, तो सीधा सीधा आपको इस मार्केट में जो है ना 5 टाइम्स से ज़्यादा का ग्रोथ जो है वो आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं इसको ग्रोथ को CAGR के हिसाब से अगर आप देखेंगे, तो ये जो कितने कैगर से ग्रोथ करेगा, तो 26% के CAGR से, यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से इंडिया में जो स्पेस इंडस्ट्री है, स्पेस सेक्टर है, वो आपको ग्रो कर सकता है। तो काफ़ी ह्यूज ग्रोथ रेट है, काफ़ी ह्यूज बड़ा गैप आपको देखने को मिल रहा है, जिसको आने वाले टाइम में इंडियन गवर्नमेंट को इंडिया को फुलफिल करना है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेटा है, जिसके हिसाब से स्पेस इकोनॉमी एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज 5 फोल्ड का कहने का मतलब क्या है, तो ये इंडस्ट्री आपको 5 गुना से बढ़ेगी, फ्रॉम आपको $8 बिलियन टू $44 बिलियन इन फ्यू ईयर, मेकिंग वैल्यू एडिशन इन इंडियन इकोनॉमी एंड मूविंग टुवर्ड विकसित भारत 2047। ये यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से आपको कहा गया है। तो ये डेटा की बात हो गई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बजट के बारे में बात करते हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी सेक्टर, चाहे मैं पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं कि आपको रेयर अर्थ मिनरल का सेक्टर हो, चाहे आपको इससे पहले जो हमने जो अलग अलग डिस्कशन किया था, हमने किसके बारे में बात किया था, तो इससे पहले हमने AI के बारे में बात किया था। तो AI का जो काम होता है इंडिया में वो किसके थ्रू होता है, तो वो इंडिया AI मिशन के थ्रू जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो आपको बजट एलोकेट करती है। वैसे ही रेयर अर्थ मिनरल को लेकर के भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अलग से बजट हमको देखने को मिलता है। तो वैसे ही स्पेस सेक्टर को भी गवर्नमेंट, इसरो को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ बजट एलोकेट करती है। तो ये जो बजट है ना वो कितना है, तो वो अगर आप देखेंगे तो
टोटल एलोकेशन जो है वो 13,416 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 2.86% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो कोई बहुत बड़ा इंक्रीज नहीं है। और ये पिछले 4-5 सालों में बजट, आपको इसरो का बजट कैसा रहा है उसको भी एक बार डेटा को देख लेते हैं। तो उसके लिए बेसिकली आप अगर देखेंगे ना तो 2020 के आसपास जो डेटा था वो सबसे ज़्यादा बजट था इसरो का, कितना, तो 13,700 करोड़। उसके बाद ये घट करके नेक्स्ट ईयर कितना हुआ, तो ये आपको 12,544 करोड़ हुआ। उसके बाद 23 में जो है सबसे कम बजट था रिसेंट, अगर आप 5 सालों में देखेंगे तो 10,704 करोड़ का बजट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो इसरो को एलोकेट किया था। उसके बाद लास्ट ईयर ये जो बजट है वो बढ़ करके 13,043 करोड़ हुआ, और अभी रिसेंट ईयर जैसा मैंने आपको बताया बढ़ करके आपको 13,416 करोड़ पर आपको बजट देखने को मिल रहा है। यानी कि जो इसरो का जो बजट है ना वो आपको डाउन्स में जाता है, ये आपको अप में जाता है। तो हालांकि पिछले 3 सालों में इसमें ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है, और जिस हिसाब से इसरो ने जो बड़े बड़े मिशंस यहाँ पर अनाउंस किया है ना उसके लिए बहुत सारे ह्यूज बजट की एलोकेशन होगी, बजट की रिक्वायरमेंट होगी। अब देखना ये इंपॉर्टेंट होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने बजट्स को किस तरीके से इसरो को बजट एलोकेट करती है, तो इसके ऊपर में भी अपनी नज़र जरूर बना करके रखेगा। तो ये बजट की बात हो गई। अब अगर मैं आपको फर्दर बात करूँ ना कि जो 13,600 करोड़ जो भी यहाँ पर आपको डेटा आपको निकल के आ रहा है ना, कितना 13,600 करोड़ यहाँ पर जो 13,400 करोड़ जो बजट यहाँ पर निकल के आ रहा है वो कहां पर खर्च होगा। तो इसमें जो सबसे पहला जो खर्च है वो आपको कैपेक्स होगा, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, जो कि 6,103 करोड़ जो है इसरो आपको खर्च करेगी कैपेक्स में। असाइड फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा, यानी कि बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है वो आपको बनाया जाएगा, आपको पता होगा। और इस पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में यहाँ पर इसरो काफ़ी ज़्यादा कैपेक्स करने वाली है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर आप देखेंगे तो 7,312 करोड़ है फॉर आपको डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, और पूरा का पूरा जो मेंटेनेंस रहता है ना, क्योंकि बहुत बड़े बड़े सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है इसरो के पास में, बहुत सारे स्पेस स्टेशन हैं। स्पेस स्टेशन तो भी बना रही है बेसिकली इंडिया में, और अलग अलग जो कंट्रोल रूम वगैरह होता है बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है, तो उसके ऑपरेशन डे टू डे ऑपरेशंस होता है, मेंटेनेंस होता है, उसको चलाने के लिए काफ़ी सारे पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, और इसमें आपको एम्प्लॉयज़ की सैलरी वगैरह सारी चीज़ें आती है। तो वो सारा जो है इस फंड में जो है वो एलोकेट करके देना है। तो ये बात हो गई ओवरऑल यहाँ पर आपको पर्सपेक्टिव की। अब अगर आप ग्लोबली पर्सपेक्टिव में देखेंगे ना कि वर्ल्ड लेवल पे टॉप 5 कंट्री कौन कौन सी है जहाँ पर स्पेस सेक्टर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है या सबसे ज़्यादा बजट एलोकेट किया गया, तो इसमें अगर आप देखेंगे ना तो नंबर 5 पर आपको जापान की जो जैक्सा करके जो यूनिट है, जैसे इंडिया में इसरो है वैसे जापान में जैक्सा है, उसका बजट अगर आप देखेंगे तो $2.40 बिलियन का बजट है। उसके बाद अगर देखेंगे तो रशिया भी जो है काफ़ी सारा पैसा जो है वो स्पेस में आपको खर्च कर रहा है, $3.50 बिलियन का बजट हमको देखने को मिला था। उसके बाद यूरोपियन यूनियन हालांकि कोई एक कंट्री नहीं है, यूरोप की बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज जो है उन्होंने मिल करके अपना ग्रुप बनाया हुआ है, और उनकी खुद का एक सेपरेट स्पेस एजेंसी है, और इसका जो बजट है वो $8.40 बिलियन आपको देखने को मिला। वहीं इंडिविजुअल कंट्री की बात करूं तो चाइना यहां पर आपको नंबर 2 पर है, चाइना का जो बजट है वो $12 बिलियन आपको देखने को मिला। और ऑब्वियसली नंबर 1 पर कौन रहेगा, तो नासा आपको देखने को मिलेगा, और नासा कहां का है तो वो आपको यूएस का है, और उसका जो बजट है ना वो आपको $25.4 बिलियन है। और यहां ध्यान रखिएगा ये जो $25.4 बिलियन है ना, इसमें मिलिट्री वाला जो आपको जो एक्सपेंस होता है ना, जो बहुत सारे जो सैटेलाइट होता है उसको मिलिट्री के पर्सपेक्टिव से डिज़ाइन किया जाता है, मिलिट्री को ध्यान में रखते हुए उसको डिज़ाइन किया गया, उसको लॉन्च किया गया, तो वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। उसको अगर आप इंक्लूड कर देंगे तो ये बजट आपको बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और लास्ट ईयर का अगर आप ग्लोबल गवर्नमेंट अगर आप एक्सपेंडिचर देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड ने जो है ना स्पेस प्रोग्राम के ऊपर में कितना पैसा खर्च किया, तो वो सबसे ज़्यादा था, मतलब हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो है 2024 में, जब $135 बिलियन जो है वो पूरे वर्ल्ड ने मिल करके खर्च किया था स्पेस प्रोग्राम के ऊपर में। और इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो यूएस ने किया था $79.7 बिलियन, जो ऑब्वियसली इसमें आपको मिलिट्री का काफ़ी बड़ा रोल आपको देखने को मिला। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। आपको इंडिया का कितना है तो बजट, तो इंडिया जैसे मैंने बताया 13,400 करोड़, वो आपको $1.9 बिलियन के आसपास निकल के आएगा, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। बाकी अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इसरो की जो प्रायोरिटीज़ क्या क्या है, तो इसरो की प्रायोरिटीज़ आने वाले टाइम में मिशंस को लेकर के, जो बड़े बड़े मिशंस आपको आ रहे हैं ना, इसके बारे में आगे मैं फर्दर बताऊंगा। तो चलिए उसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। बाकी उसके अलावा भी अगर आप देखेंगे ना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो प्राइवेट प्लेयर को भी यहाँ पर स्पेस सेक्टर में एंट्री दे रही है, और वेंचर कैपिटल फंड भी आपको देखने को मिला 1,000 करोड़ का फंड स्पेसिफिकली जो है फॉर स्पेस स्टार्टअप के लिए जो है वो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का इनोवेशन यहाँ पर आपको देखने को मिला। और जिस हिसाब से अगर आप देखेंगे ना तो भी रिसेंट टाइम में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को या न्यूक्लियर मिशन को जो पूरी तरह से प्राइवेट के कंट्रोल में दिया है, पूरी तरह से इसमें अगर आप देखेंगे प्राइवेट प्लेयर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो आपको बढ़ा है, तो वो आने वाले टाइम में स्पेस जो सेक्टर है ना उसको भी गवर्नमेंट बड़े स्किल पर प्राइवेटाइज कर सकती है। हालांकि ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले टाइम में ये कब ये सारी चीज़ें होती है, तो इस पर भी काफ़ी बजट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप फर्दर जो मेजर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, क्योंकि जितना भी इसरो का जो पैसा आपको लगेगा या इसरो को जो पैसा मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है,
क्योंकि उनको बहुत बड़े बड़े मिशन जो है वो आने वाले 4-5 सालों में कंप्लीट करना है। और इसमें जो सबसे बड़ा मिशन अगर आप देखेंगे ना, बहुत सारे मिशन है पर एक एक करके देखते हैं। तो इसमें गगनयान प्रोग्राम, आपको पता है कि आदमी को ह्यूमन स्पेस फ्लाइट यहाँ पर आपको लेकर के आने का टारगेट रखा गया है। और ये जो गगनयान है इसमें सबसे पहला गगनयान 1 आएगा, जो कि इसी मंथ टारगेट रखा गया है जनवरी 2026 में। और इसमें व्योमित्र करके एक आपको ह्यूमनाइट रोबोट होगा, जिसको यहाँ पर लाइफ सपोर्ट सिस्टम और री एंट्री सिस्टम का यूज करके इसको स्पेस में लेकर के जाया जाएगा। ये एक टेस्टिंग फ्लाइट होगा। वैसे ही गगनयान 2, गगनयान 3 इसको भी चेक किया जाएगा सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को। और फाइनल आपको गगनयान 4 रहेगा, जो कि आपको 26 और एंड में या 27 में जो है हमको देखने को मिलेगा। और इसमें इंडिया के पहली बार ऐसा होगा कि जो लो अर्थ ऑर्बिट है ना, वहां पर जो है इंडिया के 3 एस्ट्रोनॉट हमको जाते हुए देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पर आपको इसरो का एक बड़ा मिशन है गगनयान 4, और ये फर्स्ट क्रूड मिशन होगा इंडिया की हिस्ट्री में। देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि ये मिशन जो है वो आने वाले टाइम में कैसे कंप्लीट होता है। उसके अलावा गगनयान के अलावा अगर आप देखेंगे तो चंद्रयान भी एक बहुत बड़ा मिशन है। और चंद्रयान में भी अगर आप देखेंगे तो चंद्रयान 4 एक मिशन है, जो कि 2028 में इसको कंप्लीट किया जाएगा। और ये जो चंद्रयान 4 है ना, इसको बेसिकली मल्टीपल मॉड्यूल्स में लॉन्च किया जाएगा। और जो मून का जो अर्थ लूनर ऑर्बिट है, वहां से सॉइल को और रॉक्स को कलेक्ट करके अर्थ में लेकर के आना है। क्योंकि अभी तक हमने, अगर आप देखेंगे चंद्रयान मिशन अभी रिसेंट वाला जो हुआ था, तो उसमें बेसिकली क्या है कि हमने लूनार को, जो रोवर वगैरह है, उसको हमने जो अर्थ, जो मून का जो मिशन है, मून का जो सरफेस है, वहां पर हमने लॉन्च कर दिया था। वहां पर हमने ले करके गए, फिर वहां पर हमने फोटोज वगैरह कलेक्ट किया, ये सारा डेटा हमने लिया। पर अभी वहां से जो आपको हमारा जो सैटेलाइट है उसके थ्रू उसको वापस भी लेकर के आना है। मून के सैंपल्स, सॉइल सैंपल हो गया, उसके जो चट्टान है उसके सैंपल्स वगैरह को लेकर के आना, ताकि वहां पर फर्दर लाइफ के बारे में स्टडी किया जा सके। तो वो आपको चंद्रयान 4 का मिशन है 2028 में देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियसली इसमें काफी पैसा भी लगने वाला है। सेम अगर आप देखेंगे तो चंद्रयान का एक बहुत बड़ा मिशन चंद्रयान 5, जो कि इंडियन गवर्नमेंट और आपको जापान की गवर्नमेंट यानी कि जो जैक्सा है ना, ये दोनों मिल करके ज्वाइंट मिशन कर रही है। इसका नाम रखा गया है ल्यूपेक्स है, और इंडिया में इसको चंद्रयान 5 बोला जाएगा। इसको टारगेट रखा गया 2028-29 में। और इसके थ्रू जो है ना, मून का ऐसा है एरिया जो कि साउथ पोल है ना, जहां पर वाटर के आइस मिलने के जो चांसेस यहां पर काफी हाई है, उस एरिया को एक्सप्लोर किया जाएगा इसरो एंड जैक्सा की तरफ से मिल करके। तो ये लूनार आपको पोलर एक्सप्लोरेशन आपको देखने को मिलेगा, ये भी एक बड़ा मिशन है। उसके अलावा इंडिया जापान गियर अप फॉर ज्वाइंट चंद्रयान 5 मिशन, जो मैंने आपको बताया। उसके अलावा देखेंगे तो आने वाले टाइम में आपको इंटरप्लैनेटरी मिशंस भी काफी सारे अभी इसरो के आएंगे। यानी कि इंटरप्लैनेटरी का मतलब क्या होता है ना, कि अभी हम जिस प्लेनेट पर है, आपको पता है वो कौन सा प्लेनेट है, तो वो आपको अर्थ है। अभी अर्थ से अगर आपको मार्स पे जाना है, तो आपको कौन सा मिशन हो गया, तो ये आपको इंटरप्लैनेटरी मिशन हो गया। यानी कि आप एक प्लेनेट से निकल करके दूसरे प्लेनेट के ऊपर में जा रहे हैं। और इसी में से एक बहुत बड़ा मिशन है जिसको हम शुक्रयान बोलते हैं। यानी कि शुक्रयान यानी कि वीनस ऑर्बिटल मिशन है। इसको भी 2028 में शेड्यूल रखा गया है, मार्च 2028 में, जहां पर आपको वीनस के जो एटमॉस्फेयर है और उसके सरफेस को स्टडी किया जाएगा। और ये भी इसरो का एक बहुत बड़ा मिशन है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो शुक्रयान मिशन, शुक्र आपको पता है मार्स पर लेकर के जाना है, मार्स ऑर्बिटर के लिए यहाँ पर 2030 में कंफर्म किया गया है इसरो की तरफ से। दिस मिशन विल इंक्लूड अ ऑर्बिटर एंड फॉर द फर्स्ट टाइम ए लैंडर टू स्टडी द मैरीटाइम सरफेस ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, सरफेस एंड एटमॉस्फेयर को स्टडी किया जाएगा। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मंगलयान मिशन, तो जैसा मैंने आपको बताया था। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे ना, तो बड़े स्केल पर अभी जो इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सारा काम जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में होता है। और आने वाले टाइम में जो इसरो है वो आपको भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बना रहा है। 2028 तक ये आपको फर्स्ट मॉड्यूल रेडी हो जाएगा। और जो 5 मॉड्यूल मिल करके जो है ना, ये पूरा का पूरा स्पेस स्टेशन बन के तैयार होगा। और ये जो 5 मॉड्यूल है वो आपको 2035 तक बन के तैयार होगा। कैसा दिखेगा ये भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, ये कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। और ये जो पहला मॉड्यूल है यानी कि BS1 देख सकते हैं, ऐसे 5 मॉड्यूल है, इसको मिला करके जो है ना, आपको यहाँ पर पूरा का पूरा स्पेस स्टेशन बनाया जाएगा। और इंडिया का खुद का स्पेस स्टेशन होगा। तो ऑब्वियसली ये इसरो के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है और होगा आने वाले टाइम में। वैसे ही आपको नेक्स्ट जनरेशन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आपको लेकर के आ जाएगा, क्योंकि जितने भी आने वाले टाइम में जो भी सैटेलाइट वगैरह लॉन्च होगा वो अलग अलग लॉन्च होता है। कुछ PSLV होता है, कुछ SLV होता है, कुछ GSLV होता है। वैसे ही एक नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल जो है वो गवर्नमेंट आपको इसरो जो है बनाने के ऊपर में काम कर रहा है। 30 टन का काफ़ी हैवी ये NSLV होगा, NGLV। तो ये जब आपको बन के तैयार हो जाएगा तो ऑब्वियसली अभी तक जिस तरीके से हम सैटेलाइट को लॉन्च करते आ रहे हैं ना, चाहे आपको SLV हो, चाहे आपको ASLV हो, PSLV हो, GSLV, इन सबसे ये अपग्रेडेड वर्जन होगा। और यहाँ से आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ जो है वो ओवरऑल आपको इसरो के जो इफिशिएंसी है ना उसके ऊपर में देखने को मिलेगा। तो सीधी सी बात है, अगर मैं पर्टिकुलर सिर्फ ये इसरो के लॉन्च व्हीकल की बात करूँ ना, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल के लिए, तो यहाँ पर जो बजट रखा गया वो 8,200 करोड़ है। तो जितने भी बड़े बड़े बजट आपको, जितने भी बड़े बड़े मिशन आपको आएंगे, उतना ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। और उस केस में ये जो मार्केट है वो $8 बिलियन से बढ़ करके $44 बिलियन तक ये आपको इस
किस तरीके से पहुंचेगा। तो ये बात हो गई पूरे के पूरे इसरो की, पूरे के पूरे मार्केट सिनेरियो की, कि पूरा ग्लोबल जो स्पेस सेक्टर है वो आपको किस तरीके से ग्रो कर रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके हम स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले नेक्स्ट टॉपिक में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सिंपली कमेंट करना है आपको। फर्स्ट टॉपिक क्या है, तो हमने इससे पहले टॉपिक डिस्कस किया था एआई से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में, ठीक है। तो उसमें से बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो में कमेंट किया था कि सर एआई से रिलेटेड जो स्मॉल कैप कंपनी है ना उसके बारे में डिस्कस करिए। तो अगर आप चाहते हैं कि ये एक अच्छा टॉपिक है स्मॉल कैप का, हालांकि रिस्की होता है, पर अगर आप चाहते हैं कि स्मॉल कैप को फर्दर एक्सप्लोर किया जाए पर्टिकुलर एआई सेक्टर से रिलेटेड, तो सिंपली आप कमेंट में 1 लिखिएगा। अगर आप 1 लिखेंगे या फिर एआई लिखेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं। सेकंड टॉपिक जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो है आपको डेट फ्री कंपनी। और अगर आप चाहते हैं कि हम डेट फ्री कंपनी को लेकर के एक सेपरेट लिस्ट में आपके साथ शेयर करूं, फिर चाहे वो आपको लार्ज कैप हो, चाहे आपको मिड कैप हो, चाहे आपको स्मॉल कैप हो, जिसमें भी आपको इंटरेस्टेड हो, आप सिंपली कमेंट करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस पूरा ओवरऑल जो सेगमेंट है ना, इसमें जो भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी जो डेट फ्री है उसको हम स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पहली लार्ज कैप कंपनी की बात करते हैं। देखिए हमारी इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है, कंपनी का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी अप्रॉक्सीमेटली आपको 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा इस कंपनी का। एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो 2,94,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। बहुत बड़ी ये कंपनी है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स वैसे तो कंपनी मेनली आपको डिफेंस सेक्टर के लिए वर्क करती है, पर डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है ना कंपनी का काफ़ी बड़ा नाम है। और क्योंकि अभी यहाँ पर हमारा जो पूरा डिस्कशन है वो स्पेस से रिलेटेड है, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि कंपनी का जो स्पेस से रिलेटेड जो काम है ना सिर्फ उसके बारे में बात किया जाए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बीएल का काम क्या है, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इट्स अ लीडिंग प्लेयर इन इंडियाज स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर, primarily supporting ISRO mission and developing indigenous technology for satellite and ground segment। बेसिकली इसरो जो भी मिशन आपको लेकर के आता है उसके लिए जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए, उसके लिए जो भी सैटेलाइट्स को चलाने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो ग्राउंड सेगमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, इस सबको जो है बीईएल वो आपको फुलफिल करते हुए देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट में ये डेटा शेयर किया है कि बीईएल इज एस्टैब्लिश्ड प्लेयर इन ग्राउंड सेगमेंट ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन, अराउंड 100 रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियर्स अक्रॉस वेरियस यूनिट इन बीईएल वर्किंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ सैटकॉम यानी कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट। बीईएल हैज स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंक्लूडिंग क्लीन रूम हो गया, ऑटोक्लेव मशीन्स हो गया, टेस्टिंग फैसिलिटी हो गया, इन्वायरमेंट लैब्स हो गया, उसके अलावा एरोस्पेस हो गया। ये सारी चीज़ें जो है आपको कंपनी के लैब्स खुद के पास में अवेलेबल है। 500 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ जो है ना प्रिसाइजली किस पर वर्क कर रहे हैं, तो वो आपको स्पेस सेगमेंट में वर्क कर रहे हैं। और इसमें से 100 से ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियर हैं, और आप इसको साइंटिस्ट भी एक तरीके से बोल सकते हैं। अब अगर आप देखेंगे कि कंपनी आपको बनाती क्या है, तो देखिए सैटेलाइट में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उसको कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेस ग्रेड एम्पलीफायर हो गया, आरएफ हो गया, एमडब्ल्यू मॉड्यूल हो गया, अदर क्रूशियल जो इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम होता है ना फॉर सैटेलाइट पेलोड्स के लिए, ये सब कंपनी आपको बना करके देती है इसरो के लिए। और उसके अलावा सैटेलाइट का इंटीग्रेशन हो गया, सैटेलाइट का पेलोड हो गया, ये सारा काम आपको कंपनी करती है इसरो के सुपरविजन में। TWTA यानी कि ट्रैवलिंग वेव ट्यूब एम्पलीफायर, इसका भी जो है कंपनी आपको बड़े स्केल में यूज़ करती है। बाकी ग्राउंड सेगमेंट जो मैंने आपको बताया था कि बीएल इज एस्टैब्लिश प्रोवाइडर ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन ग्राउंड सिस्टम इंक्लूडिंग आपको सैटेलाइट नेटवर्क हो गया, हब हो गया, मैन पैक सैटकॉम टर्मिनल्स वगैरह हो गया। ये सारा काम जो है वो कंपनी आपको सैटेलाइट के लिए करके देती है। बाकी ग्राउंड सेगमेंट सिस्टम जो मैंने आपको बताया वो भी आपको देखने को मिलेगा। सैटेलाइट का असेंबली का काम हो, या फिर अगर आप किसी भी सैटेलाइट को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो सैटेलाइट तो आपको बीच में होता है, बीच में ऐसा यूनिट होता है जो सैटेलाइट होता है मेनली, और इसके दोनों तरफ जो है ना कुछ इस तरीके के विंग्स आपको लगे रहते हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि कुछ इस तरीके के विंग्स होते हैं, और इसके ऊपर में सोलर पैनल लगे रहते हैं। ये जो बेसिकली सोलर सेल रहता है, क्योंकि सैटेलाइट जो है वो सोलर की जो किरणें इसके ऊपर में लगती है, ये सोलर एनर्जी से ही सारे सैटेलाइट आपको वर्ल्ड में चलते हैं। तो उसके जो सोलर सेल होता है ना, स्पेसिफिक टाइप के सोलर सेल होता है, और इसको मैन्युफैक्चरिंग करने का काम जो कौन करती है, तो मल्टी जंक्शन सोलर सेल होता है फॉर स्पेस एप्लीकेशन के लिए, वो आपको बीएल बना करके इसरो को सप्लाई करता है। बाकी स्पेस इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन है सेपरेटली बेंगलुरु में हमको देखने को मिलता है। मल्टी जंक्शन सोलर सेल प्लांट है कंपनी का, जहां पर बीएल ऑपरेट करता है। एक स्पेशलाइज्ड फैसिलिटी अंडर गोको यानी कि गवर्नमेंट ऑन कंपनी ऑपरेटेड मॉडल विद इसरो टू प्रोड्यूस 60,000 सेल्स एनुअली फॉर स्पेस एप्लीकेशन, यानी कि हर साल जो है ना कंपनी 60,000 से ज़्यादा सोलर सेल जो है वो आपको मैन्युफैक्चरिंग करती है पर्टिकुलर फॉर आपको स्पेस एप्लीकेशन के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। बाकी किसी भी सैटेलाइट को नेविगेशन सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि सैटेलाइट अभी आपको पूरे के पूरे जो ऑर्बिट होता है ना, ऑर्बिट में आपको अभी सैटेलाइट कहाँ पर है, यहाँ पर है कि यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये आपको कहाँ से पता चलेगा, तो ये आपको नेविगेशन सिस्टम से पता चलेगा। और ये पूरा का पूरा जो नेविगेशन सिस्टम है, इसमें इसके लिए कंपनी
कंपनी ने इसरो के साथ में ऑलरेडी टाई अप करके रखा हुआ है और आपको IRNS करके रिसीवर्स वगैरह है वो कंपनी यूज़ करती है। बाकी स्पेस ग्रेड कंपोनेंट्स वगैरह कंपनी आपको सप्लाई करती है। उसके अलावा लॉन्च व्हीकल में भी कंपनी काफ़ी सपोर्ट करती है। कंपनी इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द PSLV यानी कि जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है इन कंसोर्टियम विथ आपको न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एंड हैज एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन द SSLV। तो ये कंपनी आने वाले टाइम में SSLV के भी लॉन्च में इसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी आपको काफ़ी रोल प्ले कर सकती है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। और कंपनी ने अभी रिसेंट टाइम में लास्ट मंथ ही अस्त्र माइक्रोवेव करके कंपनी है, उसके साथ में कंपनी ने MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू जॉइंटली डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर इंडिजीनियस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर रडार के लिए एंड सैटेलाइट सिस्टम के लिए। बाकी कंपनी ने पास्ट में और सारे भी कुछ MOUs वगैरह साइन किया हुआ था। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो एक रिलिसिस्ट करके कंपनी है कनाडा की, उसके साथ में कंपनी ने स्पेस बेस्ड स्मार्ट सैटेलाइट्स के लिए डीप स्पेस सॉल्यूशन के लिए कोलेब्रेशन किया है। ARIS के साथ में कंपनी ने यहाँ पर आपको स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस को लेकर के आपको टाई अप किया है। स्पेस फार्मिंग टेक्नोलॉजी को लेकर के भी कंपनी का टाई अप कोलेब्रेशन देखने को मिला। और आने वाले टाइम में फ्यूचर में कंपनी का क्या क्या प्लान्स है तो कंपनी एक्सप्लोर कर रही है प्रोडक्शन ऑफ इंटायर सैटेलाइट पेलोड्स एंड पार्टिसिपेंट इन द लॉन्च व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग। कंपनी आने वाले टाइम में पूरा का पूरा जो लॉन्च व्हीकल है वो खुद मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती है और पूरा का पूरा सैटेलाइट हो, पेलोड हो, सारे का सारा जो प्रोडक्शन का काम है वो कंपनी खुद देखना चाहती है। और आने वाले टाइम में सीधी सी बात है, जब कंपनी इसमें आपको ज़्यादा बजट आपको बढ़ेगा, ज़्यादा काम कंपनी को मिलेगा, तो कंपनी जब इस पर काम करेगी तो कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें आपको एक मैसिव ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो ये बात हो गई कंपनी के बिजनेस के बारे में। बाकी ऑर्डर बुक के ऊपर अगर आप आएंगे तो कंपनी के ऑर्डर बुक काफ़ी ज़्यादा ह्यूज है। कंपनी का जो लास्ट क्वार्टर के नंबर आए थे उसके बाद कंपनी का जो ऑर्डर बुक निकल के आया था वो 74,453 करोड़ था। रीसेंट अगर आप ऑर्डर देखेंगे तो कंपनी को 570 करोड़ का एक बड़ा डिफेंस ऑर्डर भी देखने को मिला। हालांकि ये जो इतना बड़ा ऑर्डर अमाउंट है ना, इसमें डिफेंस का बहुत ज़्यादा रोल है। तो यहाँ ऐसा नहीं समझना आपको कि पूरा का पूरा जो ऑर्डर है वो स्पेस से रिलेटेड है, तो ये आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। बाकी जो टारगेट्स है कंपनी का, क्योंकि अभी कंपनी का जो करंटली रेवेन्यू है ना डिफेंस से 90% आता है और 10% जो है वो आपको नॉन डिफेंस सेगमेंट से आता है। और कंपनी इस 10% को बढ़ा करके 20 to 25% तक लेकर के आना चाहती है। और इसके लिए कंपनी कौन कौन से नॉन डिफेंस सेगमेंट पे वर्क कर रही है तो आपको स्मार्ट सिटी सॉल्यूशन हो गया, होमलैंड सिक्योरिटी हो गया, ई गवर्नेंस हो गया, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक हो गया, रेलवे हो गया, मेट्रो हो गया, इन सब के ऊपर में जो मेट्रो के जो कवच हो गया, रेलवे कवच हो गया, इसके ऊपर में कंपनी वर्क कर रही है ताकि जो डिफेंस के ऊपर में जो डिपेंडेंसी है कंपनी की उसको कम किया जा सके। बाकी अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल टारगेट भी कंपनी का काफी स्ट्रॉग है। एक्सपोर्ट को लेकर के कंपनी ने $120 मिलियन का टारगेट रखा है बाय 2025-26 पीरियड में। बाकी जियोग्राफिकली फोकस भी है, कंपनी इंडिया के बाहर भी अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रही है। फिर इसमें आपको साउथ ईस्ट एशिया हो, मिडिल ईस्ट हो, अफ्रीका हो और फर्दर आपको अमेरिका तक भी कंपनी अपने बिजनेस को एक्सप्लोर कर रही है। तो ये आप सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। कंपनी के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी साइज में काफ़ी बड़ी है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर में कंपनी काफ़ी पैसा खर्च करना अफोर्ड कर सकती है। और कंपनी ने रिसेंट टाइम में 1600 करोड़ का कैपेक्स जो ये आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है कंपनी ने R&D के ऊपर में ये आपको कंपनी ने अनाउंस भी किया था। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने कैपेक्स भी अनाउंस किया है, 1000 करोड़ से ज़्यादा का कैपेक्स आपको देखने को मिलेगा। ये बात हो गई कंपनी के बिजनेस के बारे में। अच्छी बात यह है कि कंपनी डेट फ्री है। कंपनी के साइज के हिसाब से 50-60 करोड़ का डेट है, तो कोई बहुत ज़्यादा डेट आपको देखने को नहीं मिलेगा। डेट फ्री कंपनी है। रेवेन्यू के ऊपर आएंगे तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी कंपनी है, तो नंबर्स आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। 17,734 करोड़ से बढ़कर के 20,000 करोड़, उसके बाद ये बढ़कर के 23,700 करोड़, यानी कि हर साल ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें आपको 3,000 करोड़ का जो ग्रोथ है ना वो आपको अप्रॉक्सीमेटली देखने को मिलेगा। और अगर आप परसेंटेज के वाइज अगर आप देखेंगे तो परसेंटेज वाइज कैसा है, तो ये आपको 14% है और ये जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो आपको 17% देखने को मिलेगा। तो ये नंबर से रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी के साइज के हिसाब से 15% 17% काफ़ी इंप्रेसिव ग्रोथ है, जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं। वहीं अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर अगर मैं बात करूं तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, हाईली नेट प्रॉफिट है 2986 करोड़ से 3900, और उसके बाद सीधा 5300 करोड़ का नेट प्रॉफिट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। नेट प्रॉफिट में ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा रोल है कि कंपनी का रेवेन्यू बहुत अच्छे तरीके से ग्रो किया है, साथ ही साथ जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो आपको 25% से बढ़ करके 29% देखने को मिल रहा है। यानी कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ना इसमें भी आपको मैसिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक अच्छा बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से प्रॉफिट कंपनी का काफ़ी अच्छा ग्रो किया है। फंडामेंटल पर आएंगे तो जैसा मैंने बोला था अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। साइज के हिसाब से ROE एंड ROC जो है वो काफ़ी इंप्रेसिव है, 29 एंड 38% देखने को मिलेगा। वहीं डेट जैसा मैंने बोला था काफ़ी कम डेट है, डेट टू इक्विटी बिल्कुल जीरो है, ये एक बहुत अच्छी बात है। बाकी वैल्यूएशन के हिसाब से देखेंगे तो स्टॉक आपको अंडर वैल्यू है पी के हिसाब से और ओवर वैल्यू है आपको पेग रेशियो के हिसाब से। वहीं अगर मैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इसमें होल्डिंग है 50% से ज़्यादा। वहीं अगर मैं FII की बात करूं तो काफ़ी स्ट्रांग होल्डिंग है FII की
म्यूचुअल फंड भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी होल्डिंग होल्ड करते हैं। और इस कंपनी में सबसे कम जो होल्डिंग है ना वो आपको पब्लिक की है, कितनी, तो ओनली 9.84%, यानी कि पूरी की पूरी जो 91% की होल्डिंग है ना वो आपको प्रमोटर एफआईआई और डीआईआई के पास में है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिल रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और स्मॉल कैप कंपनी की बात करते हैं। स्मॉल कैप कंपनी कौन सी है, तो कंपनी का नाम है अस्त्र माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड। अस्त्र माइक्रोवेव प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी साइज में कैसी है, तो 9100 करोड़ का मार्केट कैप आपको इस कंपनी का देखने को मिलेगा। और बेसिकली ये कंपनी करती क्या है, तो सेम ये कंपनी भी आपको सैटेलाइट्स के लिए जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज वगैरह होते हैं ना, माइक्रोवेव्स वगैरह जो होते हैं, ये डिफेंस एंड स्पेस के लिए वो कंपनी उसको बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि अस्त्र माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड इज अ की प्लेयर in the space sector, primarily known for the designing and manufacturing of advanced radio frequency and microwave subsystem used in satellite and launch vehicle। यानी कि पूरे वर्ल्ड में कोई भी सैटेलाइट हो, कोई भी लॉन्च व्हीकल हो, वो बिना आपको रेडियो फ्रीक्वेंसी और बिना माइक्रोवेव सब सिस्टम के नहीं हो सकता है। और ये दोनों जो क्रिटिकल इक्विपमेंट है ना वो कौन बनाती है, तो वो अस्त्र माइक्रोवेव बनाती है। इस वजह से ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कंपनी ने अपने बारे में बताया कि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको डिफेंस में, स्पेस में, मेट्रोलॉजी में, होमलैंड सिक्योरिटी में, ये एंटीना में, उसके बाद आपको ड्रोन्स में, आपको आरएफ पीसीबी प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर में डिज़ाइन इंजीनियरिंग से लेकर के क्वालिटी कंट्रोल से लेकर के फंक्शन टेस्टिंग वगैरह आपको देखने को मिलेगा। बाकी नंबर्स वगैरह है, इसको आगे हम फर्दर और भी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी का इस बिजनेस के मामले में, काफ़ी अच्छा। अगर लॉन्ग रन में अगर आप देखेंगे ना तो इंगेज है कंपनी। लास्ट 25 ईयर से कंपनी जो है ना वो आपको इसरो के साथ काम कर रही है। इंडिया के स्पेस स्टेशन में, स्पेस जो प्रोग्राम है उसमें कंपनी का इन्वॉल्वमेंट है। एंड डेवलप किया अभी तक कंपनी ने 35 रडार, 25 सैटेलाइट एंड 15 स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम्स में कंपनी ने अभी तक आपको पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है कंपनी का इसरो के साथ में काम करने का। और यहाँ पर डेटा के ऊपर अगर आप आएंगे ना तो यहाँ पर देखिए वन इन आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो फैसिलिटी है कंपनी का वो कहाँ पर है, तो वो आपको हैदराबाद में है। और एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी आपको बेंगलुरु में है। टोटल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर कंपनी ने पैसा कितना खर्च किया है, तो ये आपको 53 करोड़ अभी रिसेंट ईयर में देखने को मिला। लास्ट आपको 21 में ये आपको कितना था, तो 23 करोड़ हमको देखने को मिला। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो आप ध्यान में रख सकते हैं। कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो आपको रडार इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर के, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से लेकर के स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स में है। सबसे ज़्यादा जो फोकस हमारा है वो स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर में ही है, क्योंकि स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स जैसा मैंने आपको बताया था कि इंडिया का जो शेयर है वो $8 बिलियन से बढ़ करके 44 बिलियन डॉलर तक ही आपको जाने वाला है। तो ये बड़ा मार्केट होगा। हालांकि ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो ये $8 बिलियन से बढ़कर के इकोनॉमी $418 बिलियन तक आपको जाएगा। तो बहुत मैसिव ग्रोथ है और ट्रस्टेड सप्लायर रहा है कंपनी इसरो के लिए। गवर्नमेंट का जो बजट एलोकेशन है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 13,400 करोड़। और उसके अलावा एक्सपोर्ट एक बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जिसको स्पेस रिलेटेड सर्विसेज चाहिए होती हैं। उस केस में अस्त्र माइक्रोवेव को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है। ये बात हो गई कंपनी के बिजनेस के बारे में। अब अगर मैं कंपनी के क्लाइंट की बात करूँ तो ऑब्वियसली यहाँ पर इसरो एक बहुत बड़ा क्लाइंट है कंपनी के केस में। बाकी कुछ और भी क्लाइंट हैं यहाँ पर, आपको डीआरडीओ से लेकर के डीआरडीओ के अलग अलग यूनिट है वो आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक के जो और रिक्वायरमेंट होती है ना वो अलग अलग क्लाइंट, जैसे कि आपको भारत डायनेमिक्स हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, HAL हो गया, ऐसे क्लाइंट्स हैं जिसके साथ में कंपनी ने आपको वर्क किया है। और कम्युनिकेशन पेलोड, अब अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं कि क्या क्या कंपनी करती है, तो कम्युनिकेशन पेलोडर जो कि प्रोवाइड करती है सी बैंड 15 वॉट सॉलिड स्टेट पावर एम्पलीफायर विथ EPC, ये काम आपको कंपनी का देखने को मिलता है। और उसके अलावा देखेंगे तो रडार इमेजिंग जो मैंने आपको बात किया था, ये कंपनी का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है। नेविगेशन के ऊपर में कंपनी वर्क करती है। टेलीमेट्री के ऊपर में कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। जो डेटा ट्रांसमिशन होता है ना, क्योंकि अगर आप इसरो वगैरह में जाएंगे ना, अगर आप हेडक्वार्टर वगैरह देखेंगे, ऑनलाइन भी अगर आप चेक करेंगे तो वहाँ पर जो डेटा ट्रांसमिशन की जो स्पीड रहती है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। 200 Mbps की आपको डेटा स्पीड देखने को मिलता है, क्योंकि बड़े स्केल पर आपको वर्क होता है वहाँ पर। तो ये जो डेटा स्पीड है ना इतना लार्ज स्केल पर, वो बिना टेलीमेट्री के पॉसिबल नहीं है। और वो कौन ऑफर करता है, तो वो आपको अस्त्र माइक्रोवेव करती है। सबसे अच्छी बात क्या है कि कंपनी आपको अस्त्र स्पेस टेक्नोलॉजी की कंपनी की एक सेपरेट एक सब्सिडी कंपनी है, जो कि आपको स्मॉल सैटेलाइट्स वगैरह जो है खुद ये बनाती है कंपनी। उसके ऊपर में कंपनी आपको वर्क भी कर रही है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि द कंपनी प्लान टू लॉन्च इट्स ऑन सैटेलाइट अस्त्र SAT-1 सैटेलाइट 1 विद इन 24 मंथ। टारगेट कर रही है 26-27 तक कंपनी का खुद का एक सैटेलाइट होगा। और ये अगर कंपनी ऐसा करने में कामयाब होती है तो ऑब्वियसली इससे कंपनी को लॉन्ग रन में आने वाले टाइम में काफ़ी फायदा हमको होते हुए देखने को मिलेगा। बाकी कोलैबोरेशन हुआ है कंपनी का BEL के साथ में। जो मैंने BEL को आपको डिस्कस किया था तो मैंने इस पॉइंट को आपको हाईलाइट भी किया था। बाकी ग्राउंड स्टेशन हो या फिर वेदर मॉनिटरिंग, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जहां पर आपको पता होगा कि सैटेलाइट्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ इसमें किया जाता है। कि वेदर मॉनिटरिंग में इन कोलैबोरेशन विद इसरो इट हैज़ इंस्टॉल ओवर 1200 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन अक्रॉस इंडिया दैट ट्रांसमिट मेट्रोलॉजिकल डेटा वाया सैटेलाइट।
सैटेलाइट के थ्रू जो भी मेट्रोलॉजिकल डेटा होता है ना कि कहाँ पर आपको विंड की स्पीड क्या रहेगी, ह्यूमिडिटी क्या रहेगी, और उसके बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि आने वाले टाइम में आपको बाढ़ कब आएगा, फ्लड कब आएगा, या फिर आपको अर्थक्वेक से रिलेटेड बाकी जो डेटा वगैरह रहता है वो आपको साइक्लोन वगैरह, वो सारा डेटा जो है आपको वेदर मॉनिटरिंग का काम जो है उसके लिए कंपनी ने 1200 से ज़्यादा ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन जो है आपको सप्लाई किया हुआ है। तो ये कंपनी का इंस्टॉलेशन है। तो समझ सकते हैं कि काफ़ी लंबे समय से कंपनी वर्क कर रही है। और सबसे अच्छी बात है अस्त्र माइक्रोवेव के केस में कि कंपनी का ऑर्डर बुक आपको देखने को मिलेगा। तो अच्छा ऑर्डर बुक है। टोटल अगर आप देखेंगे 237 करोड़ यहाँ पर आपको ऑर्डर बुक है। डिफेंस में आपको काफ़ी ज़्यादा है, एक्सपोर्ट में आपको नेग्लिजिबल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो सेगमेंट वाइज तो 1916 करोड़ का ऑर्डर बुक जो टोटल ऑर्डर बुक है कंपनी का, ये जो टोटल ऑर्डर बुक जो कंपनी को नए मिले हैं क्वार्टर अभी 2 की, जो अगर मैं बात करूँ क्वार्टर 2 में 237 करोड़ टोटल ऑर्डर बुक है, 1916 करोड़। इसमें जो सबसे ज़्यादा है वो आपको डिफेंस से रिलेटेड है। उसके बाद आपको स्पेस का कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। नए ऑर्डर ये मिला, ऑर्डर जो कंपनी ने ये कंप्लीट किया, और ये अभी करंट ऑर्डर बुक है। तो ये टोटल बात हो गई कंपनी के ऑर्डर बुक की। अब अगर मैं आपको अस्त्र माइक्रोवेव के नंबर्स के ऊपर आऊँ, क्योंकि कंपनी स्मॉल कैप है तो बहुत ज़्यादा ह्यूज नंबर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। रेवेन्यू की अगर मैं पर्टिकुलर बात करूँ तो 816 करोड़ से 909 करोड़, 909 करोड़ से बढ़ करके ये 1051 करोड़ का जो रेवेन्यू है ना वो कंपनी ने यहाँ पर आपको जनरेट किया है। तो ये जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो कैसा है, तो ये आपको 10% 15% इस स्पीड से कंपनी का रेवेन्यू ग्रो किया है। वहीं नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो 70 करोड़ से 121 करोड़, और 121 करोड़ से बढ़कर के 154 करोड़ का नेट प्रॉफिट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। नेट प्रॉफिट में ग्रोथ करने के पीछे एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ना, इसमें भी हमको अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। यानी कि 21% से बढ़कर के जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो आपको 26% पर पहुंचा है। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से जो नेट प्रॉफिट है ना वो आपको ग्रो हुआ है कंपनी का। बाकी अगर मैं फर्दर बात करूं फंडामेंटल की, तो जैसा मैंने बोला था 9000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। आरओई एंड आरओसी बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है, 14 एंड 18% है। डेट कंपनी के ऊपर में है 278 करोड़ का डेट आपको देखने को मिलेगा। 1000 करोड़ से ज़्यादा का रिजर्व है कंपनी के पास में। डेट टू इक्विटी बिल्कुल कंट्रोल में है। वहीं वैल्यूएशन की अगर मैं बात करूँ तो स्टॉक आपको अंडर वैल्यू देखने को मिलेगा। और वहीं अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर आऊँ तो इस कंपनी में जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है ना वो आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में है। जैसा मैंने बताया था कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न स्ट्रॉन्ग है। वहीं अस्त्र माइक्रोवेव के केस में प्रमोटर के पास में काफ़ी ज़्यादा कम होल्डिंग है, ओनली 6.5% की। वहीं एफआईआई की भी होल्डिंग है यहाँ पर 6.5%, और जो म्यूचुअल फंड है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छी होल्डिंग होल्ड करते हैं 14% के आसपास। पर यहाँ पर प्रमोटर की बहुत ज़्यादा कम होल्डिंग है। इस वजह से जो पब्लिक की होल्डिंग है ना वो आपको 70% से भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है जिसको आप ज़रूर कंसीडर करिएगा। यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग एटलीस्ट आपको 30-40% होता तो काफ़ी अच्छी बात थी, पर यहाँ पर प्रमोटर की काफ़ी कम होल्डिंग है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो ये आपको सेकंड कंपनी हो गई। स्मॉल कैप में आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सारी चीज़ें आपको पॉजिटिव मिले, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड और लास्ट कंपनी की बात करते हैं जो कि साइज में कंपेरेटिवली मिड कैप की कैटेगरी में आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड। डेटा पैटर्न्स की अगर मैं बात करूँ ना तो ये जो कंपनी है वो आपको 15,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी आपको देखने को मिलती है। और देखिए अप्रोक्सीमेटली 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है। डेटा पैटर्न्स का भी जो मेन बिजनेस है वो आपको डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स ही है, पर कंपनी आपको स्पेस सेगमेंट में कंपनी क्या कर रही है इसके बारे में आगे फर्दर बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेटा पैटर्न्स लिमिटेड इट्स अ की वर्टिकली इंटीग्रेटेड प्लेयर इन इंडियाज स्पेस सेक्टर, हैविंग पार्टनर विद द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो फॉर ओवर 25 ईयर। द कंपनी प्रोवाइड क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट एंड ग्राउंड ऑपरेशन। यानी कि इसरो के जो भी ग्राउंड ऑपरेशन होते हैं उसके लिए जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो भी लॉन्च व्हीकल्स के लिए, सैटेलाइट्स के लिए जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है उसको डेटा पैटर्न्स यहाँ पर आपको फुलफिल करते हुए देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं डेटा पैटर्न्स के बारे में। तो कंपनी कब बनी है, तो 1998 में ये कंपनी बनी है। मोर देन 3 डिकेड्स यानी कि 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है कंपनी के पास में। 1000 से ज़्यादा इंजीनियर्स थे कंपनी के पास में, और 33% का रेवेन्यू आपको यहाँ पर 33% के CAGR से कंपनी का रेवेन्यू पिछले 4 सालों में ग्रो किया है। मार्जिन्स वगैरह कंपनी का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिलता है, 40% के आसपास का मार्जिन है जो कि बहुत अच्छी बात है। ROE एंड ROC आपके सामने है। 673 करोड़ का ऑर्डर बुक है कंपनी के पास में, जो कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा जो यहाँ पर ऑर्डर बुक है वो आपको देखने को मिल सकता था। बाकी कंपनी का जो बिजनेस है उसमें क्या क्या है, तो रडार आपको देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर देखने को मिलेगा, कम्युनिकेशन सिस्टम्स आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसको आप ध्यान में रखिएगा।
बाकी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो कौन कौन सा है, तो रडार में आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप के रडार कंपनी बनाती है। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में आपको ये जो कमर्शियल ऑफ द शेल्फ होता है, फिर आपको एवियोनिक्स हो गया, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स वगैरह के लिए जो यूज़ होता है, ये सारे प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा कंपनी के लिए। डेटा पैटर्न्स के लिए सबसे अच्छी बात है कि डेटा पैटर्न्स ने आने वाले टाइम को लेकर के काफ़ी हाई अपने जो ग्रोथ रेट है ना वो एक्सपेक्ट किया है, मतलब यानी कि आने वाले साल में कंपनी 20 to 25% के हिसाब से रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है नेक्स्ट आपको 2 to 3 ईयर में। और पास्ट का जो कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसके हिसाब से ये उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि कंपनी ने पास्ट के ईयर में अगर आप देखेंगे ना तो 36% के हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है। और कंपनी टारगेट कितना लेके चल रही है, 20-25%, यानी कि कंपनी अंडर वैल्यू या अंडर टारगेट आप इसको बोल सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना कि कंपनीज कोई भी एक एग्जैक्ट नंबर देने से बचती है। नॉर्मली क्या होता है ना कि अगर कंपनी ने मान लीजिए फॉर एग्जांपल इस साल कंपनी ने 100 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, और अगर कंपनी अपने अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल में ऐसा बोल देती है कि नेक्स्ट ईयर कंपनी 150 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करेगी, और किसी रीजन से कंपनी का रेवेन्यू जो है वो घट करके 140 करोड़ पर आ जाता है, तो उस केस में मार्केट जो है वो इसको पनिश करता है। मार्केट क्या करता है, मार्केट बोलता है कि जो एस्टिमेशन था वो यहाँ पर मीट नहीं हुआ है, और इस वजह से मार्केट पनिश करता है। इस वजह से जो मैनेजमेंट है वो एग्जैक्ट नंबर देने से बचते हैं और नॉर्मली अंडर टारगेट देते हैं, ताकि उस टारगेट को आसानी से बीट किया जा सके, और बीट करने के बाद में मार्केट उसको वेलकम करता है। तो ये कुछ सिनेरियो होता है जो ऑब्वियसली एक बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए। बाकी अगर कंपनी के ऑर्डर बुक की बात करूंगा तो डेटा पैटर्न्स के ऑर्डर बुक की मैंने आपको बताया कि टोटल 673 करोड़ का ऑर्डर बुक है कंपनी के पास में, ये मिलियंस में नंबर है। और यहाँ पर 78 करोड़ का इंटरनेशनल ऑर्डर भी आपको कंपनी के पास में है। ऑर्डर इनफ्लो अगर आप देखेंगे कंपनी का कैसा है फर्स्ट हाफ में, तो 350 करोड़ का ऑर्डर कंपनी को मिला। 400 करोड़ से ज़्यादा का ऑर्डर जो कंपनी ने वो एग्जीक्यूट किया कंपनी ने। और बाकी ये जो 673 करोड़ का ऑर्डर है हर सेगमेंट से है, रडार से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा, उसके अलावा एवियोनिक्स से आपको देखने को मिलेगा, एएमसी आपको देखने को मिलेगा, जो टैंक्स वगैरह है उनका ऑर्डर देखने को मिलेगा। तो काफ़ी डाइवर्सिफाई ऑर्डर बुक है, किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर में कंपनी की डिपेंडेंसी नहीं है। अब पर्टिकुलर आते हैं कंपनी कि आपको सैटेलाइट के सेगमेंट में या इसरो के लिए कंपनी आपको क्या काम कर रही है। देखिए डेटा पैटर्न जो है वो आपको लॉन्च व्हीकल को सिस्टम को डिजाइन कर रही है। डेटा पैटर्न्स है डिजाइन एंड डेवलप ऑटोमेटेड काउंटडाउन चेकआउट सिस्टम फॉर इसरो लॉन्च पैड। इट ऑल्सो प्रोवाइड हेल्थ चेकआउट सिस्टम फॉर द गगनयान ह्यूमन स्पेस मिशन क्रू मॉड्यूल एंड केबल हार्नेस टेस्ट सिस्टम फॉर लॉन्च व्हीकल लाइक आपको PSLV एंड JSLV के लिए, यानी कि जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो गया, जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो गया, इन सब के लिए जो पूरा का पूरा जो आपको ह्यूमन स्पेस मिशन जो आपको गगनयान वगैरह आएगा उसके लिए हेल्थ चेकआउट वगैरह ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और बाकी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में कंपनी यहाँ पर आपको वर्क कर रही है। कंपनी डिज़ाइन कर रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है नैनो एंड माइक्रो सैटेलाइट, जो कि छोटे छोटे सैटेलाइट है ना 100 kg 200 kg के, सूटेबल फॉर आपको लो अर्थ ऑर्बिट के लिए, उसके लिए जो कंपनी सैटेलाइट्स वगैरह है उसको कंपनी यहाँ पर आपको डिज़ाइन कर रही है। आपको यहाँ पर पूरा आपको मैन्युफैक्चरिंग का करने का काम जो है कंपनी आपको कर रही है। शकुंतला करके सैटेलाइट है जो कि आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा, इसके ऊपर में कंपनी वर्क कर रही है। और रडार एंड इमेजिंग, इसके लिए कंपनी को ऑलरेडी लाइसेंसिंग वगैरह मिल चुका है। आपको सिंथेटिक एपर्चर रडार के लिए कंपनी यहाँ पर आपको वेदर स्पेस इमेजिंग वगैरह भी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। ग्राउंड सपोर्ट में तो ऑब्वियसली कंपनी यहाँ पर आपको काम कर ही रही है। ग्राउंड सपोर्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक वो कंपनी ऑफर करती है। मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी का काफ़ी ज़्यादा आपको कंट्रोल है। कंपनी ऑपरेट्स an ISRO approved space grade manufacturing facility in Chennai that produce high precise components like आपको data acquisition system and DC-DC converter वगैरह जो है ये जो पार्ट्स होते हैं ना ये आपको सैटेलाइट में लगते हैं। और इन सारे पार्ट्स को जो है कंपनी अपने जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो कि चेन्नई में है वहाँ पर कंपनी इसको मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। बाकी अगर आप देखेंगे तो वर्टिकल इंटीग्रेशन, और वर्टिकल इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है कि टॉप टू बॉटम एंड टू एंड सॉल्यूशन जो है ना वो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर से लेकर के आपको जो भी चीज़ें यहाँ पर टेस्टिंग से लेकर के सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेगा। पूरा इंटीग्रेशन है कंपनी का। ऑटोमेटेड टेस्ट इक्विपमेंट आपको देखने को मिलेगा। आपको AI इंटीग्रेशन भी कंपनी आपको लेकर के आ रही है। तो जो स्पेस सेक्टर है ना इसमें AI का भी यूज़ जो है कंपनी आपको बड़ी स्केल पर कर रही है। कंपनी इज इनहैंसिंग इट्स रडार एंड सैटेलाइट पेलोड विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑटोमेटेड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड क्लासिफिकेशन। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। बाकी अगर आप ग्रोथ टारगेट देखेंगे तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि 20 to 25% का ग्रोथ टारगेट जो है वो कंपनी ने नेक्स्ट ईयर के लिए रखा है। इन्वेस्टमेंट अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने आपको कैपेक्स भी अनाउंस किया है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी 150 करोड़ का कैपेक्स आपको करने वाली है। और ये कैपेक्स कहाँ पर होगा, तो एक नया जो अभी करंट जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ना कंपनी का उसको कंपनी एक्सपांड करने वाली है। और कुछ नई टेक्नोलॉजी कंपनी खरीदेगी माइक्रो सैटेलाइट्स के लिए, जो आपको 100 kg 200 kg का जो सैटेलाइट होगा ना उसको बनाने के लिए कुछ न्यू टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, और उसके लिए कंपनी यहाँ पर आपको कैपेक्स भी करने जा रही है। तो ये सारा बात हो गया डेटा पैटर्न्स के, जो कि आपको पर्टिकुलर सैटेलाइट में कंपनी क्या कर रही है वो मैंने आपको बताया। अब अगर मैं आपको कंपनी के नंबर्स की बात करूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो 453 करोड़ से बढ़कर के 520 करोड़, यानी कि नॉर्मल परसेंटेज था 15%, पर रिसेंट ईयर में अगर आप आएंगे तो 520% करोड़ से बढ़कर के सीधा जो है ना
708 करोड़, यानी कि कंपनी का जो ईयर ऑन ईयर में जो रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है वो आपको 36% से आपको देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी इंप्रेसिव है। यहाँ पर हालांकि कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो आपको 15% देखने को मिला। उससे पहले अगर आप जाएंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो आपको 45% देखने को मिल रहा है। तो उस हिसाब से कंपनी के जो नंबर्स है वो काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो किया है। वहीं अगर आप डेटा पैटर्न्स के नेट प्रॉफिट के ऊपर आएंगे तो हाईली नेट प्रॉफिट कंपनी है, 124 करोड़ से 182 करोड़, 182 करोड़ से बढ़कर के 222 करोड़ का नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा, यानी कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। रीज़न क्या है कि 700 करोड़ में 200 करोड़ से ज़्यादा जो है कंपनी नेट प्रॉफिट निकाल रही है, तो उसके पीछे मार्जिन बहुत बड़ा रीज़न है। हालांकि मार्जिन कंपनी का डिक्लाइन हुआ है, पहले ये आपको 43% था, अभी ये आपको 39% है, पर 39-40% काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्जिन होता है और वो आपको यहाँ पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में आपको देखने को भी मिलेगा। बाकी अगर मैं फंडामेंटल की बात करूँ तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अप्रॉक्सीमेटली 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, ROE एंड ROC 15 एंड 21% है। डेट कंपनी के ऊपर में है नहीं, पूरी तरह से ये कंपनी डेट फ्री है, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। और जो कंपनी को जो कैपेक्स कर रही है ना कंपनी 150 करोड़, वो कंपनी अपने नेट प्रॉफिट से ही कर सकती है। इंटरनल एक्यूर के थ्रू कंपनी फंड रेज कर सकती है, कंपनी को अलग से डेट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेट लेगी तो इंटरेस्ट का बर्डन आता है, और अगर कंपनी बिना इंटरेस्ट के ग्रो कर सकती है तो काफ़ी अच्छी बात है। बाकी डेट टू इक्विटी बिल्कुल जीरो है। और वहीं अगर मैं इस कंपनी के वैल्यूएशन की बात करूं तो स्टॉक आपको ओवर वैल्यू देखने को मिलेगा। और शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर आप आएंगे तो ऑब्वियसली प्रमोटर की जो होल्डिंग है यहाँ पर अच्छी है, कंपेरेटिवली 42% एज कम्पेयर टू अस्त्र माइक्रोवेव। FII की होल्डिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूँ तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग यहाँ पर बढ़ी है, FII की होल्डिंग घटी है, तो आपस में FII ने बेचा है, म्यूचुअल फंड ने खरीदा है, और इसकी वजह से जो पब्लिक की होल्डिंग है इसमें बहुत ज़्यादा चेंज जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि पब्लिक की भी अच्छी खासी होल्डिंग है, 35-36%। तो ये ओवरऑल हमारा एनालिसिस था किसको लेकर के, 3 कंपनीज जो मैंने स्पेस सेक्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं उसको यहाँ पर हमने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप आपने वीडियो को एंड तक देखा है, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है। वीडियो अगर आपने एंड तक देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बाकी मैं आपको क्लियरली बता देता हूं कि स्पेस सेक्टर को लेकर के या किसी भी सेक्टर को लेकर के, किसी भी स्टॉक को लेकर के हमारी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ आपको नॉलेज एंड एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो वीडियो को सिर्फ आपको नॉलेज एंड एजुकेशन पर्पज से लेना है, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। बाकी आने वाले टाइम में यानी कि नेक्स्ट कल के दिन आप कौन से टॉपिक के ऊपर में डिस्कशन चाहते हैं, जैसे मैंने आपको 2 ऑप्शन बताया था। फर्स्ट ऑप्शन किसके रिलेटेड, तो स्मॉल कैप स्टॉक इन AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर से रिलेटेड स्मॉल कैप में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सिंपली आप कमेंट में 1 लिखिए। और अगर आप डेट फ्री कंपनीज को लेकर के डिस्कशन चाहते हैं कि कंपनी के ऊपर में डेट का बर्डन ना हो, इंटरेस्ट का बर्डन ना हो, तो इसमें डेट फ्री स्मॉल कैप स्टॉक अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए सिंपली कमेंट में आप 2 लिख सकते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो लाइक करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।